दीपक लांबा और कांग्रेस की टिकट से चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी ताल ठोक चुके हैं और अब सीधा आप दिल्ली से टिकट बांटते बांटते दिल्ली दरबार को छोड़ के चरखी दादरी में पहुंच गए और वो भी चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं, हम भारत जोड़ो अभियान के मेंबर हैं और राहुल जी के खास दोस्त या टीम नहीं, हम लोग उसके संघर्ष के साथ ही हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे, नो डाउट मैं भी एक उम्मीदवार हूँ की तरह यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का जो फैसला है वो तो आपको भी पता है अक्टूबर में होना है, तो जिस तरह और लोग उस लाइन में लगे हैं मैं भी उस लाइन में लगा। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों? प्रोफेसर अच्छी खासी आपकी जॉब थी, वो छोड़ के आप समाज सेवा में आ गए। समाज सेवा तो वैसे भी कर सकते थे दीपक लांबा जी आप। मैं एक शख्स के कांटेक्ट में आया, योगेंद्र यादव जी के कांटेक्ट में आया और उन्होंने हमें राजनीति की नई परिभाषा बताई। उनके हिसाब से राजनीति 5 चीजों से मिलकर बनी है। दादरी के संदर्भ में सबसे युवा जिला है और हमारे पास, हमारी टीम के पास इस युवा जिला को सुधारने का, अच्छा बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट केवल हरियाणा भर से नहीं इकट्ठा किया, हमने देश भर से चीजों को घूम घूम के जो अच्छी चीजें हैं वो बना के हम अपने दिमाग में, अपने कागजों में लेके आए। किसी भी एरिया को यदि आपने उन्नत बनाना है तो आप 3 चीजों पे काम कर दो। पहला कर दो आप पढ़ाई पे, फिर कमाई पे, फिर दवाई पे। दीपक लांबा ही क्यों और क्यों नहीं? मैं कहता हूं मेरा सहयोग आप काम देख के करें। मैंने काम किया है, बाकी लोगों का भी उतना ही हक है टिकट पे जितना मेरा। लेकिन आप सीधा सीधा कह क्यों नहीं देते? आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है, आप बिल्कुल चुनाव यहां से डेफिनेटली लड़ेंगे ताकि और लोग आश्वस्त हो जाए, ज्यादा भागा दौड़ी ना करें। नहीं, इसमें ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरा आज पे चुनाव हो गया है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो सिलेक्शन करते हैं। मैं भी और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और यदि टिकट मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पूरे जोर से चुनाव लड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है टिकट जो आप कह रहे हैं कि फाइनल हो गया, लड़ने के लिए औरों को मना कर दीजिए, मैं कहता हूं नहीं, आप सब अपना कैंडिडेट पुट करिए, अपना काम बताइए, अपने कार्यकर्ता सम्मेलन करिए, सब कुछ करिए। जिसको मिलेगा, मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कह सकता हूं, मेरे को मिला तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, किसी और को मिलेगा तो मैं अपनी पूरी ताकत उसको जितवाने में लगूंगा। तो मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ राजनीति में कुर्सी तक पहुंचना नहीं है। हम प्रदेश को बदलना चाहते हैं, हम देश को बदलना चाहते हैं। जो तैयारी कर रहे थे 10 साल से, अब उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। दीपक लांबा नए उम्मीदवार आ गए हैं और ये सशक्त भी हैं, प्रोफेसर हैं, ऊपर से राहुल जी के टीम के सदस्य हैं। सोनिया गांधी जी के, राहुल जी के दरबार में वहीं रहते थे, कई साल, 2 सालों तक उनके साथ रहे हैं। आज आप देखिए क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई चीज नहीं। मैं दिन रात ये जरूर करूंगा, पिछला 1500 करोड़ रुपया कहाँ गया, पहली बात, और अगला जो आएगा वो सही काम पे लगे। और जो मेरा सपना है, जो मैंने बताया, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इसके लिए दिन रात काम करने की कोशिश सोच के और प्लान बना के ही मैं यहाँ आया हूँ। बनने से पहले आप जैसी बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, मैं ये करेंगे, मैं वो करूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, सरों को जमीन पे ले आएंगे, प्लास्टिक की सड़कें बिछा देंगे और हर घर में सोने की ईंटें रख देंगे, और मतलब बड़े बड़े सपने सजग हो। लेकिन जो ही वो कुर्सी मिलते ही क्राइटेरिया बना लेते हैं 10 फुट का, तो पसीने की बदबू आने लग जाती है लोगों को, उन लोगों को। मैं जनता को ये नहीं कह रहा कि मैं ये कर दूंगा, आप मुझे दे दो। मैं उसमें एक बात और जोड़ रहा हूं, मैंने ये किया है, मैं ये करने वाला हूं, ठीक, और आपसे ये मांग रहा हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें और इस इलाके की ये मैं दशा बदलने के लिए ये काम करूंगा। अब की बार कांग्रेस में कुछ जोल अलग लग रहा है, हर जगह से 6-6, 7-7 प्रत्याशी खड़े हैं तैयार, टिकट एक को मिलनी है, सबको भली बात ही पता है। वो बीच वाली हालत आपकी है, बिन पानी की मछली तड़पी, ऐसी ही हालत होने वाले है अब। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है।
बाकी पता तो हमें 1-1.5 साल से ये है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन आज एक ऐसे खास मेहमान से पहली बार हमारे कैमरे पे आए हैं, दीपक लांबा, और कांग्रेस की टिकट से चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी ताल ठोक चुके हैं। दीपक लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। थैंक यू मुन्ना भाई, आपसे काफी बार मुलाकात रही, लेकिन ये कैमरे के सामने आपने बिल्कुल सही कहा जी, बैक ड्रॉप में बहुत काम किया है, लेकिन कैमरे पे आज पहली बार आए हैं। जी दीपक लांबा जी, सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। जी चरखी दादरी से कांग्रेस के सिंबल, कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अचीना ताल से आपका गांव है, जी राहुल के बड़े करीबी हो, जी और जो यात्रा निकली थी भारत बचाओ, जो उसमें उसका जिम्मा आपके कंधे पे था। पूरी यात्रा को आप मैनेज कर रहे थे, कौन से स्टेट में क्या, किस तरीके से क्या, कैसे संभालना है। और आप सीधा आप दिल्ली से टिकट बांटते बांटते दिल्ली दरबार को छोड़ के चरखी दादरी में पहुंच गए, और वो भी चुनाव लड़ने के लिए। जी क्या सोचा, क्यों? देखिए, जो आपने बात कही मुन्ना भाई, इसमें कुछ तथ्य ठीक हैं, कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके भी सम्मुख रखना चाहूँगा। हम लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं, हम भारत जोड़ो अभियान के मेंबर हैं, और राहुल जी के खास दोस्त या टीम नहीं, हम लोग उसके संघर्ष के साथी हैं। मैं दोनों यात्राओं में शामिल रहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 2800 या 2900 किलोमीटर पैदल चला। कुछ दिन मैंने स्किप किए, कुछ आ गया वापस, घरेलू काम, ऐसी चीजें फिर रही। तो यात्रा में संघर्ष के साथी हैं, और हमने ये माना था कि ये यात्रा देश को जरूर बदलेगी। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन यात्राओं ने कुछ ना कुछ देश में बदलाव लाया। मुद्दों के ऊपर बात होने लगी, आप लोकसभा में भी देख रहे हैं, मुद्दे हर रोज उठाए जा रहे हैं। तो फिर जाना कि मैं पेशे से इंजीनियर था, एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। किसी समय मैंने अच्छे कर्म किए कि योगेंद्र जी से मुलाकात हो गई, योगेंद्र यादव जी से। तो मैं 12-13 साल से सामाजिक सेवा में हूँ, जय किसान आंदोलन का पार्ट रहा हूँ, संयुक्त किसान की जो कमेटियाँ हैं, तो कमेटियाँ उनका मेंबर रहा हूँ। ये सब करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे, नो डाउट मैं भी एक उम्मीदवार हूँ की तरह यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का जो फैसला है, वो तो आपको भी पता है अक्टूबर में होना है। तो जिस तरह और लोग उस लाइन में लगे हैं, मैं भी उस लाइन में लगा हूँ। लेकिन मैंने ये जरूर सोचा, देश में चाहे आपकी लाइन थोड़ी सी बड़ी है। पता नहीं, ये तो मतलब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं पॉलिटिक्स को। मैंने तो कार्यकर्ता की तरह काम किया है 12-13 साल से। और जो मैं बैकड्रॉप पे काम करने की बात कह रहा था, आपसे मुलाकात जरूर है, लेकिन कभी कैमरा या फ्रंट में नहीं रहे। हमेशा जो आपने बात की कि यात्रा को संभालने की जिम्मेवारी थी, नो डाउट कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी उसके चेयरमैन थे, जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। लेकिन जो हमारा सिविल सोसाइटी का ग्रुप था, जो कि पूरी यात्रा में पहले दिन से गांधी मंडपम में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस प्लस सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए, और कश्मीर में भी जाके लास्ट जो समापन के बाद डिनर हुआ, उसमें भी हमारे प्रतिनिधि थे। तो जो ये सिविल सोसाइटी का जो ग्रुप था, दल था, जिसमें पूरे देश भर में जब हम चले तो 35 से 85 के करीब लोग हर रोज इसमें शामिल रहे। ठीक है दीपक लांबा, तो उसका जरूर आज विदेश की बात रही, देश की बात रही, सिर्फ खाली यहाँ की बात होगी चरखी दादरी की। जी, हमारे साथ दीपक लांबा खास बातचीत में हैं, और चरखी दादरी से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने ताल खुद ने भी ठोक दिया। टिकट मांगने का हक सबको है, और वो तो आला कमान तय करेगा टिकट किसको मिलेगी। लगभग अटकलों का बाजार गर्म था। अंदरूनी सूत्रों से हमें 1-1.5 साल पहले ही पता चल गया था कि यहाँ से दीपक लांबा आने वाले हैं, और वो चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे। आप दिल्ली से सीधे दादरी पहुंच गए, अपने गांव में अचीना ताल में। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों? प्रोफेसर अच्छी खासी आपकी जॉब थी, वो छोड़ के आप समाज सेवा में आ गए। समाज सेवा तो वैसे भी कर सकते थे दीपक लांबा जी आप। नहीं, किसने कहा? समाज सेवा बड़ी कुर्सी पे बैठ के ज्यादा होती है, लेकिन आजकल मुझे देखने को मिलता है बड़ी कुर्सियों पे तो समाज सेवा होती ही नहीं है। समाज सेवा वही लोग कर रहे हैं जो गली कोपचे में या मध्यम वर्ग के लोग हैं, या फिर किसी के दिल में थोड़ी दया धर्म है, या किसी के पास बड़ी कुर्सी नहीं है। कुर्सी मिलने के बाद तो ये समाज सेवा नाम का शब्द हट जाता है, बस एटीट्यूड और घमंड और अहंकार रहता है। और बाकी तो इतनी बड़ी अच्छी खासी जॉब छोड़ के जी, और आप
राजनीति में घुस गए। जी। और राजनीति की परिभाषा हम बातचीत करें, राजनीति डर्टी गेम लोग कहते हैं। फिल्मों में आपका चरित्र आपको पता है कैसे दिखाया जाता है, रेपिस्ट, गुंडा, बलात्कारी, घूसखोरी, यानी कि जितने भी XYZ जो गुण होते हैं, गुण वो सारे आपके नेताओं में दिखाए जाते हैं फिल्मों में। तो फिर भी आप प्रोफेसर अच्छा बोलते हैं, अच्छे आपकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छे आपकी बातचीत, और आप इस राजनीति में आ गए तो क्या सोच के आए? अक्सर एक माँ बाप, मैंने अक्सर सुना है बचपन से ही, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आप रेडी पे चाहे केले बेचना, चाहे चाय बनाना, चाहे गुंडा बनना, लेकिन राजनेता नहीं बनना। जी, जो राजनीति का शब्द आपने यूज किया और जो उसके बारे में बताया, दूर से देखें तो अधिकतर केस हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीति की जो परिभाषा, देखिए मैं 13-14 में जब प्रोफेसर वाली नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो छोड़ के आया, तो मुझे भी ये लगता था कि राजनीति यही है। मैं और आप जो बात करते उस समय तो शायद यही करते हैं, लेकिन मैं एक शख्स के कांटेक्ट में आया, योगेंद्र यादव जी के कांटेक्ट में आया, और उन्होंने हमें राजनीति की नई परिभाषा बताई। उनके हिसाब से राजनीति 5 चीजों से मिलके बनी है। पहला तो वही है चुनाव लड़ना, सरकारें बनाना। दूसरा वो है जो हमने किसान आंदोलन में किया कि प्रेशर की राजनीति करना, सरकार की जो नीतियां हैं उनको खत्म करवाना, उनको बनवाना। तीसरा वो है जो एजुकेशन, जो आजकल यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लगातार आपकी डिग्रियां दे रही हैं, वो काम भी राजनीति के अंडर आता है, राजनीति को उसको भी देखना चाहिए। चौथा काम ये है कॉन्क्रीट काम करना, जो NGO वगैरह कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, समाज सेवा, हेल्थ, ये पढ़ाई, ये सब कुछ। और 5वां काम है जो आजकल जो बाबा हैं, ऐसे लोग जो कि अंतरात्मा का परमात्मा से संपर्क कराने की बात करते हैं। तो योगेंद्र जी की परिभाषा से हम ये सीखा कि राजनीति इन 5 कामों का मिश्रण है। मैंने ये 3 काम किए, आंदोलन में रहा, एजुकेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी, बात की, उनके साथ खड़े रहे, कॉन्क्रीट उसमें भी किया, कहीं हेल्थ, कहीं शिक्षा के काम में अपने जितना वजूद था उतना किया। लेकिन एक बात मुझे पूरे देश में घूमने के बाद समझ में आ गई कि यदि आप पूरे समाज का, पूरे हल्के का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का और अपने गृह क्षेत्र का यदि कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको जो पहला पार्ट है राजनीति का, उसमें आना होगा। और अच्छे लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दादरी के संदर्भ में सबसे युवा जिला है, और हमारे पास, हमारी टीम के पास इस युवा जिला को सुधारने का, अच्छा बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट केवल हरियाणा भर से नहीं इकट्ठा किया, हमने देश भर से चीजों को घूम घूम के जो अच्छी चीजें हैं वो बना के हम अपने दिमाग में, अपने कागजों में लेके आए हैं। यदि यहाँ की जनता, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा यदि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी, जनता साथ देगी, तो आप और मैं जब 3 साल बाद मिले होंगे तो यहाँ पे जो आप कहते हैं कि यहाँ क्यों आए, इसका आंसर आपको काम से मिलेगा। मेरा सिर्फ जिंदगी में 3 चीजों को लेके सपना है, बाकी सारी चीजें तो हैं, व्यवस्था को सुधारना, लोगों के साथ खड़े हो रहना, वो तो एक MLA का कर्तव्य है, इसी के लिए उसको नौकरी दी जाती है। मुझे तनख्वाह देंगे आप, मुझे गाड़ी देंगे, इसलिए देंगे ताकि मैं उनके दुख सुख में रहूं, उनके लिए काम करूं। लेकिन मेरा एक सपना है दादरी को लेके। पहले सपने के रूप में मैं बात करता हूं कि 3 चीजों का मिश्रण है, और ये कोई मेरा नहीं है, ये एक देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके लेख में उन्होंने कहा किसी भी एरिया को यदि आपने उन्नत बनाना है तो आप 3 चीजों पे काम कर दो। पहला कर दो आप पढ़ाई पे, फिर कमाई पे, फिर दवाई पे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं, स्किलफुल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कमाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पर्याप्त और अच्छे ढंग का रोजगार जिससे हल्के का उद्धार भी हो। दूसरी बात मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ। और दवाई का मतलब कतई ये नहीं है कि बड़े बड़े रोगों के लिए सिर्फ आप 5, 7, 10, 20, मैं उसकी बुराई नहीं करता, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये बीमारी हो जाए तो उसका तो इलाज आप करवा ही नहीं सकते। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे साथियों का, जिन्होंने मुझे नौकरी देनी है अभी MLA की, उनकी 80% जो दवाइयों का इशू है वो तो छोटे लेवल का है, जिसका खर्चा ही 500, 700, 1000 रुपए तक है। तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मैं अपनी जिंदगी में सपना लेके चल रहा हूँ, सबसे युवा जिला, सबसे अच्छा जिला बन के उभरे, और इन 3 चीजों के लिए इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को देखना ना पड़े। दीपक लांबा ही क्यों, और क्यों नहीं दादरी में? मैं कभी ये बात नहीं कहता कि मैं ही क्यों, मैं तो आपसे बात हो रही थी, आपने क्योंकि लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं यहाँ पे जी, और दीपक लांबा एकदम अचानक दिल्ली से, दरबार से आ जाते हैं। गांव इनका चरखी दादरी में जरूर है, प्रोफेसर है, अभी रिजाइन भी कर चुके हैं, अब सोशल वर्कर हैं और राजनीति में रहकर सोशल सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन दीपक के लांबा जो लाइन में पीछे खड़े हैं,
क्या वो लोग टिकट के हकदार नहीं हैं? इस बात का मैं जवाब आपका अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक तथ्य मैं सामने रख देता हूँ। किसान आंदोलन के दौरान मैं इस एरिया में खूब आया। नो डाउट इसमें दो पार्ट में एरिया डिवाइडेड था, एक समर्थन करता था, एक विरोध करता था किसान आंदोलन का। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं जितने भी टोल हैं उस पर हम बहुत बार आए, जब जब खाप की पंचायत हुई उसमें भी आए। दूसरी बात, मैं इस इलाके में लगभग 3 साल से सक्रिय हूँ। मेरा अपना चैम्बर है कोर्ट में, मैं यहाँ वकील के तौर पे भी रजिस्टर्ड हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद वकालत भी की, आंदोलन करते करते की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो उसके बाद मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इस क्षेत्र से अलग रहा। और आप बात करते हैं कि सबको हक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जो 12, 13, 15 जितने भी लोग प्रत्याशी की दौड़ में हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैं अपने काम के रूप में मैंने अपना एक परिचय पत्र छापा है, पूरे एरिया में मैंने वो घर घर तक पहुंचाया है। और मैं आपको भी और बाकी लोगों को भी मैं कहता हूं, मेरा सहयोग आप काम देख के करें। मैंने काम किया है, बाकी लोगों का भी उतना ही हक है टिकट पे जितना मेरा। दीपक लांबा जी, अब नेताजी कहना शुरू करें या दीपक कहें या दीपक लांबा कहें? नहीं, सिंपल दीपक कहें। दीपक कहें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरे समझ में नहीं आ रही है। चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अब लड़िए, सबको है कि चुनाव लड़ने का। आप बिल्कुल चुनाव यहाँ से डेफिनेटली लड़ेंगे। कई हुड्डा के बैठे हैं, कोई सैलजा के बैठे हैं यहाँ पे, या फिर कोई और भी कई उम्मीदवार बड़े बड़े चेहरे हैं, कोई सुरजेवाला का कैंडिडेट बैठा है तैयार, हम लड़ेंगे या हम लड़वाएंगे। तो ये लड़वाने के चक्कर में कहीं ना कहीं काफी जद्दोजहद हो रही है उनकी। तो सीधा सीधा सा हम माने कि दीपक लांबा डेफिनेटली यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चरखी दादरी से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे ये उतार दिए गए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं गाँवों में जाके। नहीं, इसमें ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरा आज कोई चुनाव हो गया है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो सिलेक्शन करते हैं। मैं भी और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और यदि टिकट मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पूरे जोर से चुनाव लड़ूंगा। मिलेगा या मिल गया है? नहीं, ऐसा जब तक A एंड B फॉर्म नहीं मिलता, जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती। और सच बताएं मुन्ना भाई, हम लोग इस राजनीति में ना एक उद्देश्य से हैं। किसी मोड़ पे मुझे ये लगा कि मेरे से बेहतर व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और वो जो हमने सोचा है देश को बदलने का, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरे से बेहतर काम कर सकता है। मैं मतलब ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, कुछ उसमें शर्म नहीं है कि मैं अपने 2 कदम पीछे लूंगा। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी कांग्रेस सोच समझ के जिसका चयन करेगी, मैं यहाँ 3 महीने से काम कर रहा हूँ। डोर टू डोर हमने कर लिया, सर्वे हमने कर लिया, गांव में मीटिंग लगातार हमारी चल रही है, हर तरह का काम हमने कर लिया। लेकिन मैं आपके सामने, आपके कैमरा पे, अपने दर्शकों को सब कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है टिकट जो आप कह रहे हैं कि फाइनल हो गया, लड़ने के लिए औरों को मना कर दीजिए। मैं कहता हूं नहीं, आप सब अपना कैंडिडेट पुट करिए, अपना काम बताइए, अपने कार्यकर्ता सम्मेलन करिए, सब कुछ करिए। जिसको मिलेगा, मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कह सकता हूं, मेरे को मिला तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। किसी और को मिलेगा तो मैं अपनी पूरी ताकत उसको जितवाने में लगवाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ राजनीति में कुर्सी तक पहुंचना नहीं है। हम प्रदेश को बदलना चाहते हैं, हम देश को बदलना चाहते हैं, और हम राहुल गांधी का जो सपना है कि इस पूरे देश में हर वर्ग को हिस्सेदारी मिले, वो नेतागिरी। पहले आपका सपना अन्ना हजारे आंदोलन के साथ थे आप जी, पहले आपका सपना शायद केजरीवाल का पूरा करने का था। अब आपका सपना, फिर उसके बाद आपका सपना स्वराज इंडिया आपकी पार्टी बनाई थी, उसमें आपका सपना साकार करने का बना। अब तीसरी बार आपका राहुल गांधी का सपना साकार करने के लिए आप आ गए। तो ये ललक राजनीति की कुर्सी, ये पावर दीपक जी कुछ ज्यादा लग रही है आप लोगों में, क्योंकि तीसरी जगह पहुंचे हैं आप। इस दोनों जगह है कहीं ना कहीं आप मार खा चुके हैं। ना तो आपकी पार्टी खड़ी हो पाई स्वराज इंडिया, ना आपका कोई कैंडिडेट जीत पाया, ना लोगों ने आपको स्वीकार किया आपकी पार्टी को, योगेंद्र यादव जी को, और ना केजरीवाल ने आपको कोई भाव दिया। योगेंद्र यादव जी को आपको सबको पता है किस तरीके से पार्टी से उनको निकाला, बिल्कुल किनारे कर दिया, किस तरह आप लोगों को किनारे कर दिया गया, आपको दोबारा पार्टी में फटकने नहीं दिया गया। तो फिर तीसरी बार राहुल जी के पास पहुंचे हैं। मुन्ना भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना, समाज में बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है, और मेरे को बड़ी खुशी है कि ये सवाल आपने सीधा सीधा पूछा कि क्या ये ललक है, क्या है। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, आपके दर्शकों को के माध्यम से मुझे लगता है कि आप पूरे हरियाणा तक ये बात जाएगी। जी।
देखिए, आम आदमी पार्टी देश में भ्रष्टाचार व्यवस्था को भ्रष्टाचार को मिटाना और व्यवस्था को ठीक करने का एक अच्छा एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ। बाद में खराब हो गई। हाँ, उस पे भी आऊंगा। आपको भाव नहीं दिया। हाँ, नहीं, मैं उस पे भी आऊंगा। हाँ। हम लोग पार्टी का एक संविधान बना के स्वराज स्थापित करने के लिए चले। हमने दिल्ली का 2 बार चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव भी लड़ा। पार्टी में बहुत सारी नीतियां थी, एक सिद्धांत बनाया गया। जिस समय पार्टी उन सिद्धांत से अलग होने लगी, उस समय हमारे जो लीडर हैं योगेंद्र जी, प्रशांत जी, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। देखिए, जो ललक थी, यदि आप कहें कि राजनीति की ललक, तो मैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उनको एक राज्यसभा में जाना या किसी बड़े पद पे जाना के लिए सिर्फ अपना मुंह बंद करना था। यदि योगेंद्र जी या प्रशांत जी उस समय विरोध ना करते गलत नीतियों का, तो वो आज कहीं ना कहीं राज्यसभा या किसी बड़े पद पे बैठे होते। सबसे बड़े भूल थी उन लोगों की ये लगता है। लेकिन हम लोग जब आम आदमी पार्टी बनी या अन्ना हजारे आंदोलन, एंटी करप्शन का जो आंदोलन है वो शुरू हुआ, तब भी हमारा विचार ये था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और व्यवस्था को ठीक करना है। हमें लगा आम आदमी पार्टी इसी उद्देश्य से बनी है, लेकिन वहां पे कुछ नीतियों की वजह से कुछ ऐसा चलने लगा जिसपे हमारा बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था। तो वो अंदर रह के हम लोगों ने उसका विरोध किया। योगेंद्र जी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और हम पार्टी से अलग नहीं हुए, हमें निकाला गया। उन्होंने लगा कि ये इन काम के नहीं है, ये परेशान करेंगे, इस विचार को बार बार लाएंगे, इनको बाहर करिए। फिर स्वराज बनी, जैसा आपने स्टेप वाइज बताया। उस समय हमने सोचा कि जो विचार है उसको जिंदा रखना है। पॉलिटिक्स में बहुत से लोग हमारे साथ, उस दिन 34 लोग बाहर आए थे। एक जो यदि नेशनल काउंसिल की बात करें, एक आदमी नहीं आया था, 34 लोग बाहर आए थे। सबने गुड़गांव में मिलकर फैसला किया कि हम स्वराज अभियान बनाएंगे और 1.5 साल में ये करेंगे कि भाई पॉलिटिकल हम पावर बने या ना बने। फिर स्वराज इंडिया आई। स्वराज इंडिया अपने उसी विचार के साथ चली थी, स्वराज लाने का। हमने कई साल मेहनत करी। उस समय हमें लगता था कांग्रेस का विचार वो नहीं है जो हमारे विचार के साथ मेल खाता है। लेकिन बात आती है यात्रा से पहले अगस्त की। अब जाएं तो जाएं कहाँ? नहीं जाए, सारे रास्ते बंद है। पार्टी आपकी फैल हो चुकी, 13 साल अन्ना हजारे आंदोलन आपका खत्म हो चुका, आम आदमी पार्टी से आपको किनारे कर दिया गया। अब ऑप्शन बीजेपी वाले आपको ले नहीं सकते क्योंकि आपकी नीतियां अलग हैं। कांग्रेस में अब रास्ते खुले हैं, कोई भी आ जाइए, कांग्रेस के दरवाजे खुले रहते हैं। नहीं, उसमें मुन्ना भाई एक तो वो सत्ता में नहीं है। अब पूरी सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी तो यहाँ भी आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। नहीं, हम इसमें थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा मैं आप जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो आप सही बता रहे हैं, स्टेप्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। सोच का फर्क ये है, स्वराज इंडिया बनी, स्वराज इंडिया ने कोशिश की भी किसी तरह अपने नुमाइंदों को चुनाव लड़वाएं, तो उसमें हम सफल नहीं हुए। उसमें बिल्कुल मानने में कोई वो नहीं है, हम पॉलिटिकल सफल नहीं हुए। तो कमी शायद आप लोगों में है, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। कमी ये हो जनता आपको चाहती नहीं है, कमी ये आपको देखना नहीं चाहती जनता, आपकी सत्ता है या पावर में आए आप। नहीं, मुझे लगता है जो हमारा विचार है उसको जनता पसंद करती है, मुझे ये लगता है। कमी ये रही कि हमारा जो विचार है ना वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा, लोगों तक नहीं पहुंचा कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और पॉलिटिकल, आपको पता है पॉलिटिक्स में जब तक आप ऑल्टरनेट के रूप में दिखाई नहीं देते, आपके विचार भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचते। ये मैं बिल्कुल मानने को चाहता हूं। हमारी कमी ये रही कि दादरी की जनता को आपके ये विचार नहीं पहुंच पाए, आपको ये विचार पसंद नहीं आए, तो फिर कहाँ जाएंगे? मैं कोशिश करता रहूंगा, मेरा काम है कोशिश करता रहना, अपना विचार बताते रहना। लेकिन मैं जिन भी लोगों से बात कर रहा हूँ विचार पे वो सहमत है। और मुझे लगता है कि इस बार जो पॉलिटिक्स में आप जो कहते हैं कि कमी रह गई, पीछे रह गई, वो इस बार दूर होगा। कांग्रेस का विचार यात्रा से पहले लगभग वो मेल खा गया जो हमारे विचार के साथ मेल खाता था। हमें यदि सत्ता की लालसा होती तो आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ते? और साधन बहुत है। हम 13 साल से योगेंद्र जी के साथ संघर्ष में हैं। किसान आंदोलन किया, सड़क सड़क घूम के यात्रा की। संघर्ष में रहने वाला आदमी यदि आप ये सोचते हैं कि सत्ता के लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए और रास्ते बहुत हैं। दीपक जी, हम संघर्ष करें। कांग्रेस की विचारधारा के साथ मेल खा गई तो इसका मतलब कहीं दरवाजे खुले नहीं है आप योगेंद्र यादव जी, आप लोगों के लिए एक दरवाजा कांग्रेस का खुला है और कांग्रेस को आप लोगों की जरूरत थी इस समय। अब कांग्रेस भी दो राय पे खड़ी है, इधर कुआर इधर खाई। उनको भी सत्ता की भूख है, कई साल से सत्ता से बाहर हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे ज्ञानी लोगों की उनको जरूरत थी और आपका ज्ञान लेके वो भी सत्ता में आना चाहते थे और आपके दरवाजे सब जगह बंद हो चुके। तो एक कांग्रेस का दरवाजा खुला था, सीधा विचारधारा तो स्वाभाविक आपका मिलना ही था। क्या कहेंगे? नहीं, विचार मिला,
काम करने के तरीके में चेंज हुआ। काम करने के तरीके में यदि आप देखें कि आज से 3 साल पहले की कांग्रेस, आज कांग्रेस जिन सवालों पे आवाज उठा रही है और 3 साल पहले जो काम करने की शैली थी, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी जो इनके लीडर है, नो डाउट खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं, खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों का वक्तव्य आप देखें तो दोनों ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने विचार के रूप में आजादी के समय वाली कांग्रेस के रूप में स्थापित हो। एक प्रश्न मेरा ये रहेगा जी, फिर मैं दादरी के मुद्दे पे आता हूँ। हमारे साथ दीपक लंबा खास बातचीत में जुड़े हुए हैं और पहली बार हमारे कैमरे के सामने बातचीत में है और चरखी दादरी से कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस पार्टी से अपनी ताल ठोक चुके हैं। ये उम्मीदवार के रूप में ये खुद उतर चुके हैं और अपना ऑफिस भी यहाँ बना लिया है चंपापुरी में इन्होंने, और 2-3 ऑफिस और भी अलग अलग जगह अपने खोल दिए इन्होंने। और हमको आपको बता दें, राहुल गांधी के बहुत ही करीबी और योगेंद्र यादव के हमसफर हम साथी, ये बिल्कुल नजदीकी इनका मेलजोल है। और अक्सर आपने यात्रा में देखा होगा कि बस के अंदर अक्सर ये ही दिखाई देते थे, अंदर सबकी नो एंट्री थी या फिर राहुल जी होते थे अंदर। और कई बार आपने देखा होगा सोनिया जी के दरबार में, राहुल जी के दरबार में अक्सर ये दिखाई देते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। तो दीपक जी, चरखी दादरी क्या समझते हो आप, जो अब जो विकास कार्य हुए हैं, जो बीजेपी ने नया जिला बनाया, जो 1500 करोड़ की सौगात है, यहाँ के विधायक बोलते हैं निर्दलीय सोमवीर में लेके आया हूँ, अलग अलग स्टेशन पे काम चल रहा है दादरी में, तो कितने संतुष्ट है? तो क्या क्या सोचते हो, क्या 1500 करोड़ की जो विकास कार्य है दादरी में कुछ सौगात ऐसा लग रहा है दादरी नया जिला में कुछ मिला है आपको? नहीं, मुझे मायूसी है। क्यों? गुस्सा है। इसलिए है कि आप पत्रकारों का जो रिसर्च वर्क है उसी से हमें पता लगा फिगर कि हमारी दादरी ने पिछले 5 साल में गुड़गांव और फरीदाबाद से ज्यादा रेवेन्यू खजाने में जमा करवाया है जी। 1500 करोड़ रुपए हमने पिछले 5 साल में जमा कराए। विकास के नाम पे आप गाड़ी से बाहर निकलिए, चारों तरफ घूमिए, हमारे पास क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। इस बार में मैं राजनीति जानता हूँ, कानून भी जानता हूँ। किसी क्षेत्र से निकले हुए प्राकृतिक खनिज का उपयोग पूरा राज्य करता है। मैं ये नहीं कहता दादरी में से जो निकला वो दादरी का है, लेकिन जब आप कहीं से लोगों का हक है प्राकृतिक संसाधनों पे, आप जब वो निकाल रहे हैं, खजाना भर रहे हैं, आपको रेवेन्यू आ रहा है, सब हो रहा है, तो इस क्षेत्र के बारे में भी सोचना था। आज आप देखें क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है। और मैं विकास की बात नहीं करता, विकास के मामले में तो आपको विजन देना होता है, सपना देना होता है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक लो लेवल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ व्यवस्थाओं की। ना हमारे पास सड़क है, ना हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना हमारे पास बिजली पानी के रूप में आप देखें 1500 करोड़ कहाँ गए पता नहीं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कहाँ गए, किसकी जेब में गए। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ, जब जब हरियाणा में किसी क्षेत्र में हम मीटिंग करते थे, जाते थे, मुझे कई बार चुप होना पड़ता था, क्योंकि दादरी का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जोड़ा जाता था। यहाँ पे इतने पैसे पकड़े गए, यहाँ पे इतना जो ट्रांसपोर्ट का कोई अफसर ने लिया, कुछ लिया, ये तो वो है जो सामने आ गया मुन्ना, और उसमें आप जैसे पत्रकारों की भूमिका रही। लेकिन सरकारी तंत्र ने किसी भी भ्रष्टाचार की व्यवस्था को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए। सबसे नया जिला है, सबसे युवा जिला है, हमारे पास रेवेन्यू देने की क्षमता है, हमारे पास 152 डी बिल्कुल पास है जिसको हम अपनी उन्नति में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है। और मुझे ये लगता है इस बार जनता ने मुझे एमएलए की नौकरी दी। मैं कोई उनका शासक नहीं, उनका कोई नेता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जहां आपको पर्क्स मिलते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, तो मैं दिन रात ये जरूर करूंगा पिछला 1500 करोड़ रुपया कहाँ गया, पहली बात, और अगला जो आएगा वो सही काम पे लगे। और जो मेरा सपना है, जो मैंने बताया, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इसके लिए दिन रात काम करने की कोशिश सोच के और प्लान बना के ही मैं यहाँ आया हूँ। दीपक जी, बहुत अच्छी बात है, आपकी विजन, आपकी सोच बहुत अच्छी है और बड़ी लंबी सोच के साथ आप आए हैं। लेकिन ये सोच, जब तक आप विधायक नहीं बने हैं, आपको कुर्सी नहीं मिली है, सभी की यही सोच होती है। मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ, पिछले मैं 18-19 साल से इस लाइन में हूँ। बड़े बड़े नेता रिटायरमेंट हो चुके, कई नए आ रहे हैं, कई नए जा रहे हैं, लगभग पूरे हरियाणा में सभी देख रहे हैं, सबको मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ। बनने से पहले आप जैसी बातें, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं,
मैं ये करेंगे, मैं वो करूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, सरों को जमीन पे ले आएंगे, प्लास्टिक की सड़कें बिछा देंगे और हर घर में सोने की ईंटें रख देंगे, और मतलब बड़े बड़े सपने सजग हो। लेकिन जो ही वो कुर्सी मिलते ही क्राइटेरिया बना लेते हैं 10 फुट का, तो पसीने की बदबू आने लग जाती है लोगों में, उन लोगों को। वो आगे पीछे कमांडो गाड़ियां चू 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 करके इतनी सौ की गति से निकलती हैं। अरे हम भी कई बार देख के दंग हो जाते हैं। कल तक हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे, हमें देख के भी वो देखते नहीं, मुंह मोड़ के गाड़ी फुराटे से निकलती है। तो वो आम लोगों के साथ अच्छा कैसे ट्रीट, वो ऐसे मतलब उनकी भाषा चले बदल जाती है, वो धड़क से बात शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं ये पावर जनता ने दी है, ये जनता ने ये कुर्सी दी आप लोगों को, और ये 5 साल के लिए दी है, 5 साल के बाद फिर जनता के भी जाना पड़ता है। लेकिन आपका क्या भरोसा करें, ऐसे ही आते हैं सभी नेता, ऐसे ही बातें करते हैं। दीपक जी क्या सोचती है, आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस से लड़ो, कहीं से भी लड़ो, और शायद ही आपको जनता ले जिताए ना जिताए, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्यों दे वोट आपको? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं दैट इज रिस्क, वो वोटर्स का रिस्क है। मेरे पे विश्वास करें, मेरे को वोट दें और मैं खरा ना उतरूं, तंग हो चुके। लेकिन मैं जो अपनी कैंडिडेचर या एज ए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सामने और हल्का के जो जनता है, जनार्दन है, उसके सामने जो रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप 13 साल का, देखिए आप छोटे से इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जाइए, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर वो कहते हैं कि आपने क्या क्या काम किया बता दीजिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में ये नहीं कह रहा कि मैं कहीं इंडस्ट्री में काम, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है। साथ में लास्ट कॉलम होता है कि आपके रेफरेंस क्या है, जिन जिन के साथ आपने काम किया उनसे आपके बारे में पूछ लें। मैंने तो खुद वो अपना बायोडाटा बनाया जो नौकरी लेने से पहले कोई किसी ऑफिस में जमा कराता है, मैंने वो बायोडाटा गांव में हर घर तक पहुंचाया है। मैं आपसे वोट और सपोर्ट इसलिए मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं 13 साल से मैंने ये काम किया है जी, मैं इसी संगठन में रहा हूं, इसी पद पे रहा हूं, ये एक्टिविटी मैंने इन्वॉल्व रहा हूं, कोऑर्डिनेट किया हूं, ये सब कुछ हुआ है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं मुन्ना भाई अपने आप को, इस देश में जो ऐतिहासिक चीजें हुई ना पिछले कुछ सालों में, मैं हर उस चीज में मेन कमेटी के मेंबर के रूप में काम किया, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, और अपनी पूरी क्षमता लगा के लोगों को ये भरोसा दिलाने में मैंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी कि लड़का मेहनती है, दिमागदार है, प्लान के साथ काम करता है। और लास्ट में मैं कह रहा हूँ रेफरेंस, जिन जिन आंदोलनों में मैंने काम किया, किसान आंदोलनों में था, यात्रा में मैं था, योगेंद्र जी के साथ मैं काम करता हूँ, कांग्रेस के बहुत से नेताओं के साथ मैंने काम किया, चाहे वो उनकी पार्टी से बाहर रह के किया। मैं 2 इलेक्शंस में कर्नाटका और राजस्थान में 2.5 महीने रुका हूँ। तो रेफरेंस के रूप में आप जाने, मैं जनता को ये नहीं कह रहा कि आप, मैं ये कर दूंगा आप मुझे दे दो, मैं उसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये करने वाला हूँ, ठीक, और आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, और इस इलाके की ये मैं दशा बदलने के लिए ये काम करूंगा। हाँ, कितना ही मैं कह लूं, कितना ही कुछ कर लूं, उसके बाद भी जो रिस्क है वो कायम है। लेकिन मैं अपने मन से आज आपके दर्शकों के और आपके सामने कह रहा हूं, जिस दिन मुझे ये लगा कि मैं अपने कर्तव्य में एक कदम भी पीछे रह रहा हूं, उस दिन से मैं बल्कि ये पद छोड़ने में भी बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। उसका नहीं, मेरे तो बात मानती नहीं सरकार, मैं काम नहीं करवा सकता, तो मेरा अपना मानना है कि उसे अगले दिन ही रिजाइन कर देना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। अब मुझे ये बताइए, 1 दर्जन प्रत्याशी कांग्रेस में तैयारी कर रहे हैं, ये चुनाव ऐसी चीज है, लोग कहते हैं खून ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, लेकिन वोट नहीं देंगे, तो रूठों को कैसे मना पाएंगे? भगदड़ मचने वाली है। दीपक लांबा जी, आपको टिकट तो आपको क्या किसी को भी एक को मिलेगी? क्योंकि अब की बार कांग्रेस में कुछ झोलमोल अलग लग रहा है, हर जगह से 6-6, 7-7 प्रत्याशी खड़े हैं तैयार, टिकट एक को मिलनी है, सबको भली बात ही पता है। वो बीच बीच वाली हालत आपकी है, बिन पानी की मछली तड़प रही है, ऐसी ही हालत होने वाली है आपकी। कैसे सुलटोगे? कैसा माहौल बन चुका है हरियाणा में? देखिए, मुझे ये लगता है भाई साहब कि जो आप कह रहे हैं 15 प्रत्याशी होंगे, 16 भी होंगे, टिकट उनमें से एक को मिलेगा। और मुझे लगता है कि सबकी सोच कुछ लोगों की हो सकती है नेगेटिव हो, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति आए हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ करना चाहते हैं, उससे आते हैं। मान लो मुझे टिकट मिलता है, आप कह रहे हैं कि विरोध हो जाएगा, राह मुश्किल हो जाएगी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च कर रखा है, सोशल वर्कर है। हाँ। हर किसी के लिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। मैं, जो भी लोग हैं जो लाइन में हैं, सब मेरे से बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस्ड हैं,
इस पर्टिकुलर क्षेत्र की इलेक्टोरल प्रोसेस में तो मेरे से सीनियर है। या तो उन्होंने कभी चुनाव लड़ा है या किसी को लड़वाया है यहाँ से। मैंने देश भर में जरूर काम किया, लेकिन क्षेत्र के वो मेरे सीनियर। काम नहीं किया आपने, चुनाव लड़वाए पूरे देश में। हाँ, जो भी मैंने लोगों को टिकट बांट के जी। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में मेरी जो राह मुश्किल है, मुझे लगता है कि वो भी एक कसौटी होगी। यदि मैं बनता हूं प्रत्याशी तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं सबके घर जाऊं, सबका आशीर्वाद लूं, सबको साथ लेने की बात करूं। लेकिन एक पार्ट मेरा भी बनता है। जो बात आपको इंटरव्यू बहुत से लोग देंगे, आप बहुत से लोगों को फंक्शंस में मिलेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं सबको, टिकट मुझे मिला, पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ूंगा, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से लड़ूंगा। और कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ता है वो ये भ्रांति कई बार दिल में बना लेता है कि वो स्ट्रोंग है इसलिए चुनाव लड़ रहा है। बेसिकली जनता के पास पावर है, जनता को मैं पसंद आऊंगा, मेरी बात पसंद आएगी, मेरे को एक मौका देगी, उसके बाद मेरा काम है उस मौके को हमेशा के लिए स्थिर करना, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। लेकिन बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं, चैनल है ये, हमेशा डिजिटल रिकॉर्ड है, ये तो 500 साल तक भी रहेगा। यदि मेरे को टिकट नहीं मिलती है तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो भी भाई या बहन यहाँ से टिकट के लिए आएगा उसके सबसे वफादार साथी के रूप में मैं काम करूंगा। और उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ऐसे लोग होंगे जो मेरा भी साथ देंगे। थैंक यू दीपक जी, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपका कीमती समय लिया और आप चुनाव में तो उतर चुके हैं। अब समय समय आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और आपकी बात आदान प्रदान जनता के बीच में करते रहेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, और आप जरूर मिलते रहिए, आपका स्वागत है जी। तो हमारे साथ ये दीपक लांबा खास बातचीत में जुड़े हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।